मुझे मोहल्ले के लोग कहने लगे हमारे मोहल्ले में शरीफ लोग रहते हैं, अपनी बीवी को समझाओ। बीवी से पूछा तो वह कहने लगी एक भूखा फकीर आता है, मैं रोजाना ही उसको खाना खिला देती हूँ। अगले दिन में जल्दी घर चला गया और देखा कि फकीर घर के दरवाजे के पास बैठकर खाना खा रहा था। फिर कुछ दिन बाद मोहल्ले वाले शिकवा करने लगे। फिर बीवी से बहाना करके एक दिन में घर के अंदर ही छुप गया और जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मेरा तो दिल ही फट गया। एक दिन जब मैं थका हारा अपने दफ्तर से घर लौटा तो मेरा पड़ोसी अपने घर के बाहर खड़ा था। मैंने उसे सलाम किया तो वह मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। मैं खामोशी से अपने घर चला गया था। थकन से मेरा बहुत बुरा हाल था। सारा दिन में एक जरूरी मीटिंग में मसरूफ रहा था। मैं शहर की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था और मेरे ऊपर आजकल काम का दबाव बहुत ही ज्यादा था। मैं अपने घर और बीवी को वक्त नहीं दे पा रहा था। घर में दाखिल हुआ तो खाने की मजेदार खुशबू से मैं सब कुछ भूल गया और खाना खाकर सोने के लिए लेट गया। थकन से मेरा इतना बुरा हाल था कि मैं अपनी बीवी से कोई बात किए बिना ही नींद की वादियों में उतर गया। मैं पिछले एक महीने से इतना ही ज्यादा व्यस्त था और फिजा को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रहा था। लेकिन फिजा मेरी बहुत ही अच्छी बीवी थी। वह कभी भी मुझसे कोई शिकायत ना करती, बल्कि मेरे घर आते ही मुझे गर्मा गर्म खाना पेश करती और जब मैं सोने के लिए लेट था तो मेरे हाथ पांव दबा दी और मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। मेरी और फिजा की शादी को 6 महीने हो गए थे और इन 6 महीनों में फिजा ने अपनी मोहब्बत और अपनी खिदमत से मेरा दिल जीत लिया था। फिजा घरदारी में भी बहुत ताक थी और वह बहुत आसानी से मेरे घर को पूरी तरह संभाल चुकी थी। फिजा के घर में फिजा और फिजा की माँ ही थे और जब से उसकी माँ की मौत हुई थी मैं उसकी पूरी दुनिया बन गया था। मुझे भी इस बात का एहसास था कि फिजा अपनी माँ की मौत के बाद पूरी तरह से तन्हा हो चुकी है। इसीलिए मैं भी उसे भरपूर तवज्जो और वक्त देना चाहता था। लेकिन बस नौकरी के कुछ काम ने मुझे उससे कुछ दिनों के लिए दूर कर दिया था। अगले दिन जब मैं रात को अपने दफ्तर से घर के लिए लौट रहा था तो मेरे गली के कुछ आदमियों ने मुझे रोककर कुछ अजीब सी बात कही कि आपकी वजह से हमारे मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। बेहतर यह है कि आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। उन आदमियों की बात सुनकर मैं हैरान था कि वह मुझसे इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, भाई ऐसा क्या हो गया है जो मेरी वजह से और मेरे घर की वजह से आपको परेशानी हो रही है। मेरा एक पड़ोसी कहने लगा, यह शरीफों का मोहल्ला है और यहाँ हमारी बहन बेटियां इज्जत से रहती है। हम नहीं चाहते कि आपके घर की वजह से हमारे घरों का माहौल भी खराब हो। मुझे अब भी पूरी तरह कुछ समझ नहीं आया था कि यह लोग मुझसे क्या कहना चाहते हैं। इसलिए मैंने उनसे कहा, आप साफ साफ लफ्जों में आप अपनी पूरी बात बताएं ताकि मैं समझ सकूं आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आपकी बहन बेटियों की इज्जत पर आंच आ रही है और आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। बाद में वो मुझसे कहने लगा, मुझसे पूछने से अच्छा है कि आप खुद ही अपने घर पर नजर रखें। हम कुछ नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। वह लोग मुझे हैरान परेशान छोड़कर चले गए थे और जब मैं घर में दाखिल हुआ तो पूरी तरह परेशान था। फिजा मुझे देखते ही पानी का गिलास लेकर आई। मैंने हाथ से पकड़कर फिजा को अपने करीब बैठाया और उससे पूछा कि वह मेरे बगैर सारा दिन क्या करती है।
फिजा मुझे हैरत से देखने लगी और फिर मुस्कुराकर बताने लगी कि वह सारा दिन कैसे घर के कामकाज में बिजी रहती है। फिजा ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई थी जिसे जानकर मुझे मोहल्ले वालों की बात समझ आती। आज तो आप बहुत दिनों के बाद मुझसे मेरे बारे में पूछ रहे हैं। मैंने फिजा को बता दिया कि पड़ोस वाले मुझसे अजीबो किस्म की बातें कर रहे थे और वह कह रहे थे कि अपने घर पर नजर रखो। मेरे पीछे ऐसा क्या हो रहा है जो मोहल्ले वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह सुनकर फिजा चौंक उठी और फिर कहने लगी, सारा दिन मैं घर के कामकाज में बिजी रहती हूँ। अलबत्ता पिछले कुछ दिनों से एक फकीर दरवाजे पर आता है। वह बहुत भूखा होता है, इसीलिए मैं उसे दरवाजे पर ले जाकर खाना दे देती हूँ और अब वह रोज ही हमारे दरवाजे पर बैठा रहता है। फिजा की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया था। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी जो मोहल्ले वालों को इतनी तकलीफ हो रही थी। मेरी बीवी एक भूखे को ही खाना खिलाने का काम कर रही थी। वह कहने लगी कि मोहल्ले वालों की दिमाग में फितूर है, इसीलिए वह फिजूल किस्म की बातें करते हैं। आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं दें तो ज्यादा अच्छा है। फिजा मेरे लिए खाना लेने चली गई थी और मैंने मोहल्ले वालों की बातों को अपने दिमाग से झटक दिया था। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और फिर उसने हमेशा ही मुझसे मोहब्बत की थी। मेरे पास उस पर शक करने का कोई जवाब नहीं था। अगले दिन मैं दफ्तर में काम कर रहा था कि जब इतने दिन की थकान की वजह से मुझे बुखार हो गया। मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे, शाहिद आज तुम जल्दी घर चले जाओ और थोड़ा आराम कर लो, बाकी का काम कल कर लेना। पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बिल्कुल भी आराम का वक्त नहीं मिल सका है। आगे काम का बहुत लोड है, ऐसा ना हो कि तुम बहुत ज्यादा बीमार हो जाओ। मैं उनकी बात मानकर घर जल्दी वापस आ गया तो मैंने देखा दरवाजे पर फकीर बैठा खाना खा रहा है। मुझे पूरी तरह तसल्ली हो गई कि फिजा ने ठीक कहा था। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो फिजा मुझे देखकर खुश हो गई और कहने लगी, आज बहुत दिनों के बाद बहुत जल्दी घर वापस आ गए हैं। आप पहले आराम कर ले, उसके बाद हम डिनर पर बाहर जाएंगे। फिजा के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी जिसे देखकर मेरी थकान खुद ब खुद उतर गई थी। मैंने फिजा से कहा कि ठीक है, तुम मुझे चाय पिलाओ, फिर उसके बाद हम आराम करके बाहर चलेंगे। मेरी जिंदगी पूरी तरह पुरसुकून थी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं और फिजा एक बहुत ही खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। मैं इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने फिजा से अपने पसंद से शादी की थी। फिजा को मैंने कॉलेज के बाहर देखकर पसंद किया था। मेरी बहन भी कॉलेज में पढ़ती थी और जब मैं उसे लेने के लिए गया तो वहीं मेरी नजर पहली दफा फिजा पर पड़ी थी। सफेद यूनिफॉर्म में धूप की चमक से उसका चेहरा लाल हो गया था। मैंने अपनी बहन से पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उसने कंधे उचकाकर उसे नहीं पता ऐसा इशारा किया। मैंने अपनी बहन के सर पर एक चपत लगाई और उससे कहा, कभी तो मालूमात रखा करो। मेरी बहन ने मुझे शरारती नजरों से देखा और मुझसे कहने लगी, अगर आप चाहते हैं तो मैं सारी मालूमात हासिल कर सकती हूँ, लेकिन बदले में आपको मेरी भी कुछ फरमाइश से पूरी करनी होंगी। मुझे भी अच्छी तरह से मालूम था कि मेरी बहन को सिवाय चॉकलेट के और कुछ भी नहीं चाहिए होता, इसलिए फौरन ही मैंने हामी भर ली और अगले दिन वो मेरे कहे गए मुताबिक सारी मालूमात ले आई। फिजा और उसकी माँ दोनों अकेले रहते थे और उसके पापा की मौत हो चुकी थी और अब उसकी माँ नौकरी करके घर चलाती थी। वह अभी पढ़ाई कर रही थी और उसकी माँ उसकी शादी जल्दी करना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ काफी अरसे से बीमार रह रही थी।
यह सुनते ही मैंने अपनी अम्मी को इस बात के लिए मना लिया कि वह फिजा के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं। घर में अम्मी, अब्बू और मेरी एक छोटी बहन थी। मुझसे बड़ा एक भाई था जो शादीशुदा था और वह बाहर के मुल्क में रहता था। बहुत अरसे से वह आदमी अब्बू को अपने पास बुला रहा था, लेकिन मेरे और मेरी छोटी बहन की वजह से अम्मी जा नहीं सकी थी। अब वह मेरी शादी फिजा के साथ ही करना चाहती थी ताकि वह भाई के पास चली जाए, इसलिए फौरन ही उन्होंने फिजा के घर मेरा रिश्ता डाला और उसकी अम्मी ने भी मेरा रिश्ता कबूल कर लिया। हम दोनों की मंगनी हो गई। मेरी और फिजा की शादी मेरी छोटी बहन के साथ होनी थी। मेरी छोटी बहन हीना का रिश्ता भी बहुत पहले तय हो चुका था और शादी में 6 महीने बाकी थे। मैंने यह 6 महीने दिन रात गिन कर गुजारे, लेकिन हमारी शादी से 10 दिन पहले ही फिजा की मां की मौत हो गई। वह अपने घर में अकेली रह गई, इसीलिए वह पूरी तरह से टूट गई थी और मेरी मां ने 10 दिन पहले मेरा और फिजा का निकाह पढ़ाकर सादगी से 10 दिन पहले ही घर ले आई थी। 10 दिन के बाद भी मेरी छोटी बहन की शादी हो गई और मेरे माँ बाप 1 हफ्ते बाद ही मेरे बड़े भाई के पास चले गए। घर में मैं और फिजा ही रह गए और फिजा ने पूरी तरह घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थी। शादी के शुरू के दिनों में फिजा बहुत ही दुखी और उदास रहा करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने सारे जख्म भर दिए थे और वह अपनी माँ के मौत के गम से निकल आई थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे माँ बाप भी रोज मुझे फोन करते और छोटी बहन से भी बात हो जाया करती थी। वह शादी होकर बहुत दूर गई थी, इसलिए उसका घर आना भी बहुत कम था। हर तरफ ही सुकून था, जब अचानक ही मोहल्ले वालों ने जीना मुश्किल कर दिया था। मैंने खुद ही अपने दरवाजे पर फकीर को खाना खाते देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी मोहल्ले वाले बार बार रोककर एक ही बात कह रहे थे कि मेरी बीवी की वजह से सारा माहौल गंदा हो रहा है। 1-2 दफा तो मैंने उन लोगों से झगड़ा भी कर लिया, लेकिन मैंने यह बात फिजा को ना बताई, क्योंकि मुझे डर था कि उसे यह न लगे कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। रोज रोज में एक ही बात सुनकर तंग आ चुका था और एक दिन मैंने सोचा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। एक दिन फिजा के सामने दफ्तर जाने के लिए निकल गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चुपके से अपने ही घर में दाखिल हो गया। मेरे पास घर के दरवाजे की चाबी मौजूद थी और मुझे मालूम था कि फिजा मेरे दफ्तर जाने के बाद कुछ देर सोकर गुजारती है और उतनी ही देर में मैं घर में दोबारा से दाखिल होकर छुप गया था। मुझे घर में छुपे हुए काफी देर गुजर चुकी थी, क्योंकि फिजा सो रही थी और घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल भी आ रहा था कि अगर फिजा को इस बात का पता चल गया कि मैं उसकी निगरानी करने के लिए घर में ही छुपा हुआ हूँ, तो इस बात का हमारे रिश्ते पर बहुत बुरा असर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में यह बात बैठ गई थी कि मोहल्ले वाले कुछ तो ऐसा देख रहे थे जिसकी वजह से वह हर रोज ही मेरा रास्ता रोक रहे थे और मैं इसी बात से पता लगाकर इस मसले को खत्म करना चाहता था। मुझे छुपे हुए कुछ घंटे गुजर गए थे कि जब फिदा सोकर उठी और इतनी ही देर में घर के दरवाजे की घंटी बज गई। फिजा ने दरवाजा खोला। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि फिजा के पीछे पीछे वही फकीर घर के अंदर आ गया। मैं ऐसी जगह पर छुपा हुआ था जहां से तकरीबन मुझे पूरा ही घर नजर आ रहा था, क्योंकि हमारा घर बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं था। वह फकीर फिजा के साथ मेरे बेड पर चला गया और उसके आगे के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह फकीर तो बहुत आराम से मेरे बिस्तर पर लेट गया था और फिर फिजा अपने और उसके लिए नाश्ता बना रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी एक फकीर को अपने बेड तक ले आएगी। नाश्ता बनाकर सीधा उसे अपने हाथ से नाश्ता करवा रही थी और मैं अपनी जगह हक्का बक्का खड़ा था।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कदमों तले जमीन ही नहीं है। मैं जिस बीवी पर खुद से ज्यादा भरोसा करता था, मेरी उसी बीवी ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा था। नाश्ते के बाद वह फकीर फिजा की गोद में सर रखकर लेट गया और फिजा उसके बालों में हाथ फेरने लगी। यह देखकर मेरे जिस्म में करंट दौड़ गया और मैं यह देखकर गुस्से से पागल होने लगा। फिजा तो सारी हदें पार कर दी थी। वह गैर मर्द के साथ ऐसे बैठी थी जैसे वह उसका कोई सगा हो। मेरे बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। मैं अपनी जगह से निकलकर सीधा फिजा के सामने खड़ा हुआ था तो मुझे देखकर फिजा के चेहरे की रंगत सर्द पड़ गई थी। मैंने उस फकीर को खींचकर फिजा के पास से उठाया था और उसके चेहरे पर 3-4 थप्पड़ रसीद किए। वह मुझसे थप्पड़ खाने के बाद गिर पड़ा था। मैं दोबारा उसे गिरेबान से पकड़कर मारने ही वाला था कि बीच में फिजा आ गई थी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने फिजा को भी एक धक्का मारा तो वह गिर पड़ी। उसके सर पर टेबल का कोना लगा और सर से खून बहने लगा। मैं फिजा को तकलीफ में देखकर भी आज मुझे उसकी तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था। मेरा गुस्सा मुझ पर इस कदर हावी था कि मैं अपने आपे से बाहर हो गया था। कोई भी गैरतमंद शौहर अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ कैसे देख सकता है। मोहल्ले वालों की एक बात का मतलब मुझे समझ आ गया था। मैंने फिजा से कहा कि तुम्हें मेरी मोहब्बत में कौन सी कमी रह गई थी जो तुम्हें एक फकीर का सहारा लेना पड़ा। मैं तो खुद से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता था और तुमने बदले में मेरे माथे पर बदनामी का ऐसा दाग लगाया है कि मैं सारी जिंदगी चाहकर भी इस दर्द को मिटा नहीं पाऊंगा। मेरी बात सुनकर फिजा मुझसे कहने लगी, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद ही आप कोई नतीजा निकालिएगा। मैंने फिजा से कहा, मैं पहले ही तुम्हें यह मौका दे चुका था कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, लेकिन उस वक्त तुमने मुझे कोई बात नहीं बताई थी। और आज जब मैंने तुम्हें रंगे हाथों इस आदमी के साथ पकड़ लिया है तो तुम आज अपना सच बताना चाहती हो, जो यकीनन सरासर झूठ होगा। बेहतर यही होगा कि तुम अभी इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ और इस आदमी के साथ मेरा घर छोड़कर निकल जाओ। जितनी बदनामी मेरी हो चुकी है मेरे लिए वही काफी है। मैं मजीद अब अपने चेहरे पर कालिक नहीं लगने दे सकता। मैं जो फिजा से इस कदर मोहब्बत करता था और पहली ही नजर में देखकर उसे शादी कर बैठा था, उसने मुझे अपने धोखे से पूरी ही तरह अंदर से तोड़ दिया था। वह मुझसे कहने लगी, शाहिद खुदा के वास्ते से बस एक दफा बात करो, उसके बाद मैं आपका हर फैसला कबूल कर लूंगी। उसके बाद फिजा ने जो कुछ भी मुझे बताया मुझे उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिजा यह कह रही थी कि वह यह बात वो साबित कर सकती है। यह शख्स जो इस वक्त फकीर बना हुआ है, यह दरअसल इसका सगा भाई था। फिजा ने बताया कि उसके पैदाइश से पहले उसकी मां ने बच्चे को जन्म दिया था जिसे मनहूस कहा जाता है और ये दुनिया उसे कबूल नहीं करती। लेकिन खुदा ने शायद उसकी मां की किस्मत में आजमाइश लिख दी थी, इसीलिए उसके पास एक मिलाजुला बच्चा पैदा हुआ। जब फिजा के माँ बाप को पता चला कि वो एक ऐसे बच्चे के बाप बन गए हैं तो फिर उसके बाप ने उस बच्चे को उसी वक्त कत्ल कर देना सही समझा। लेकिन फिजा की माँ अपने ममता की हाथों मजबूर थी। इस बच्चे को 9 महीने पेट में रखकर पैदा कर चुकी थी, इसीलिए अब वह इस बच्चे को कत्ल होने से बचाना चाहती थी। फिजा की मां ने नर्स को कुछ पैसे देकर बच्चे को कुछ देर के लिए भाई आप करवा दिया और एक मुर्दा बच्चे को फिजा के बाप को दिखा दिया गया और उसे यह यकीन दिला दिया गया कि उसका बच्चा अचानक ही मर गया है। फिजा का बाप तो बच्चे की मौत का ही सुनकर खुश हो गया था कि उसके कुछ कहे बिना ही सांप भी मर गया था और लाठी भी न टूटी थी। लेकिन बाद में फिजा की मां ने उस बच्चे को नर्स से लेकर ख्वाजा सराफ के हवाले कर दिया था। फिजा की मां ने सोचा कि वह ऐसे ही लोगों में रहेगा तो उसे एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना पड़ेगा।
और वह अपने बाप के जुल्म से भी बच जाएगा। फिजा की माँ ने सारी जिंदगी इस बात को फिजा से बेखबर रखा कि उसका कोई और बहन भाई भी मौजूद है। फिजा की माँ को चुपके चुपके सारी जिंदगी अपने बेटे से मिलती रही। उसका भाई ख्वाजा शराब छोड़कर खुद एक फकीर बन गया था। फिजा के भाई को नाच गाने का काम पसंद नहीं था, इसीलिए उसने फकीर का रूप धारण कर लिया और वह मांगने लगा। फिजा की माँ ने अपनी मौत से पहले फिजा को बता दिया था कि उसका भाई जिंदा है और साथ ही फिजा से वादा लिया कि वह अपने भाई का ख्याल रखेगी और उससे मिलती रहेगी। फिजा ने अपनी माँ से वादा कर लिया था। उसकी माँ ने उसे यह वादा भी लिया था कि वह किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगी। इसलिए फिजा ने भी मुझसे यह बात छुपाए रखी और फिजा की माँ की इंतकाल पर उसका भाई भी शामिल हुआ था। और उस दिन के बाद से उसने अपने भाई से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। वह यह बात मुझे बताने से इसलिए डरती थी कि मैं कहीं उसके भाई को अपनाने से इनकार न कर दूं। फिजा के सारे रिश्ते खत्म हो चुके थे। उसकी जिंदगी में उसका यही रह गया था और इतने सालों बाद उसका भाई उसे मिला था, इसलिए मुझे रिश्ता खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने जब उसे पहली दफा यह सवाल किया तो वह चौंक गई। उसे अंदाजा था कि मैं 1-2 दिन उस पर नजर रखूंगा, इसीलिए 1-2 दिन तक अपने भाई को घर में बुलाए बाहर खाना दिया। लेकिन जब कुछ दिन गुजर गए और फिजा को इस बात का यकीन हो गया कि मैं उस पर शक नहीं कर रहा हूँ, तो वापस अपने भाई को घर बुलाना शुरू कर दिया। मैंने फिजा की बात सुन तो ली थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया था। उसका भाई कहने लगा कि इसने सारी जिंदगी बहुत मुश्किल गुजारी है, क्योंकि ऐसे लोगों को यह जमाना किसी भी सूरत कबूल नहीं करता, और इसी वक्त की वजह से फिजा ने भी यह सचमुच मुझसे छुपाया है। फिजा का भाई मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि वह आइंदा कभी फिजा से नहीं मिलेगा, लेकिन मैं फिजा को कोई सजा ना दूं, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिजा ने मुझे बहुत से ऐसे सबूत दे दिए थे जिससे मुझे यकीन आ गया था कि वह वाकई फिजा का भाई है। मैंने सबसे पहले तो फिजा के सर पर पट्टी लगाई जहां से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उसके बाद उसे अपने पास बिठाकर उसे पूछा कि क्या उसे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि वह मुझ पर यकीन करके मुझे पहले ही दिन यह सच बता देती। मैंने उसे बताया कि मोहल्ले वालों ने रोजाना ही अपने बातों से उसे परेशान किया है और मोहल्ले वाले भी उसे भी बुरी नजर से देखने लगे हैं। उसको अपनी गलती का एहसास था, इसीलिए वह सर झुकाए बैठी रही और मेरी हर बात सुन रही थी। फिजा का भाई जाने लगा तो मैंने उसे रोककर कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम फिजा के भाई हो, मेरे भी लगते हो, इसीलिए तुम हमारे साथ ही हमारे घर में रह सकते हो। मेरी बात सुनकर फिजा की आंखों में आंसू आ गए थे और उसके भाई ने भी मुझे हैरत से देखा था। मैंने फिजा के भाई से कहा कि तुम जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, बल्कि खुदा ने तुम्हें ऐसा ही बनाया है। मुझे तुम्हें अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। फिजा का भाई मेरे गले लगकर रोने लगा था। मैंने फिजा की चेहरे की तरफ देखा तो वहां भी खुशी के आंसू थे। फिजा के भाई जैसे लोगों को हमारे मदद और सहारे की जरूरत होती है, लेकिन हम उन्हें ठुकराकर जमाने की रहमो करम पर छोड़ देते हैं। अगर हम ऐसे लोगों को इज्जत देना शुरू करें तो यह लोग भी इज्जतदार जिंदगी